formed element which is solid portion of blood. अभी liquid portion of blood डिस्कस किया जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. Now we are discussing formed elements. ठीक. फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखो याद करना बहुत आसान है. ठीक है, देखो कैसे सेग्रीगेट करेंगे इसे. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पहले तो 3 सेक्शन में डिवाइड करो जो मेजर सेक्शन है. ठीक है, जो मेजर सेक्शन है 3 सेक्शंस रहेंगे इसके. फर्स्ट वन इज इराइथ्रोसाइट्स. फर्स्ट वन इज इराइथ्रोसाइट्स जिसको आप बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स. सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं ये. ठीक है, ब्लड में. नेक्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स which is WBCs. Last one but not the least one is platelets जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, एज पर एनसीईआरटी थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं. ठीक है. इराइथ्रोसाइट्स सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में है ना, हमने डिस्कस किया. सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इराइथ्रोसाइट्स, तो लिख दो मोस्ट अबंडेंट. लेकिन अबंडेंट बोलने से काम नहीं चलेगा. आपको इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है. तो 5 to 5.5 मिलियन, ध्यान दे रहे हैं, 5.5 मिलियन RBCs can be found in per millimeter cube of blood. तो अमाउंट ऐसे याद रख लेना 5 to 5.5. फॉर्मेशन कहां पर होता है, कहां आप देखोगे कि ये रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, तो दे आर फॉर्म्ड इन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. कहां बनते हैं, रेड बोन मैरो में. इसको मेंशन कर देना कि एडल्ट्स में ये रेड बोन मैरो में जनरली. अब सवाल ये है कि ये बोन मैरो होता कहाँ है. तो बोन मैरो प्रेजेंट होता है आपका बिटवीन द बोन्स. और जनरली ये बोन कौन सी होती है, जनरली ये बोन होती है फीमर बोन, हैवी बोन, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट. ठीक है, जब जितने भी बड़े बड़े नाम है आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो. फीमर बोन कौन सी होती है, थाई बोन. ठीक है, फीमर बोन कौन सी है, थाई बोन. और नेक्स्ट इज कि जो थोड़ा आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रिब केज. ठीक है, वहां भी हाँ उसमें भी डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में. अभी के लिए हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा. अच्छा, आप थोड़ा सा हाइट पे जाएंगे तो अलग होगा. जो लोग हिमालयन रेंजेस में रहते हैं या फिर हाइट पे रहते हैं या जो सोल्जर्स हैं और जो मान लो एथलीट है तो उनमें ये वेरी करेगा. ठीक है, वो वेरी करेगा. लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई बताओ नॉर्मल क्या लेवल होता है, तो जनरली आप ये लिख के ये लिख सकते हो. ठीक है, तो वो मैंने जनरल बात की. ठीक है, बाकी डिटेल्स हैं. ठीक है, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है, तो देखो क्या कहा है, इसका शेप कैसा होता है. आरबीसी इज बाइकॉनकेव इन शेप. ठीक है, आरबीसी इज बाइकॉनकेव इन शेप. न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस यहां एब्सेंट है. ओके, न्यूक्लियस यहां एब्सेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है विच इंपार्ट्स रेड कलर, हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, रेड कलर का. ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है,
जिसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको लेकर जाएगा। ऑक्सीजन जब लेकर जाएगा तो आप बोलते हो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा तब आप बोलते हो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब इसको फर्दर हम और ज्यादा एक्सपेंडेड व्यू में देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्रीदिंग एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम in per 100 ml of blood, पर 100 ml ऑफ ब्लड। आरबीसी का लाइफ स्पैन, ये सेल्स हैं तो सेल्स की अपनी लाइफ साइकिल होती है। दे फॉर्म्ड इन द, उनका बर्थ कहां पर हुआ था, बर्थ रीजन हमने बोला रेड बोन मैरो, है ना, तो ये मरते भी तो होंगे स्प्लीन में जाके। तो अब इनकी अपनी एक लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन जो आप देखते हो आरबीसीज की, एवरेज लाइफ स्पैन जो देखते हो आप आरबीसीज की है, वो कितनी है, वो है 120 दिन की। वो कितनी है, वो 120 दिन की है। और जब इनकी एवरेज लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड, दे गेट डिस्ट्रॉयड इन ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, तो दे आर डिस्ट्रॉयड इन, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन में जाकर ये डिस्ट्रॉयड होते हैं। और इसीलिए स्प्लीन को आप कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, किसका, आरबीसीज का, क्योंकि आरबीसीज ही तो जाकर डंप हो रहे हैं वहां पे, राइट। तो ऑल अबाउट दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट अबंडेंट सेल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं, राइट। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में बनेंगे एडल्ट्स में, ठीक है। बाइकॉनकेव इन शेप, बाइकॉनकेव इन शेप, न्यूक्लियस एब्सेंट, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है, जिसमें आप अगर इस वर्ड को सेपरेट करो तो आपको पता चलेगा हीम ग्रुप, हीम ग्रुप इज मेड अप ऑफ नथिंग बट, हीम ग्रुप इज मेड अप ऑफ आयरन, ग्लोबिन इज काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, हीम ग्रुप इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन, रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, इम्पार्ट्स रेड कलर। आगे देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू पढ़ा हमने, एवरेज लाइफ स्पैन पढ़ा, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको याद करना देखो कैसे। सबसे पहले कि इनके पास कोई कलर नहीं है, इसके बारे में कुछ बेसिक बात, कि दे आर कलरलेस, यहां कोई पिगमेंट नहीं है, ठीक है, क्यों, बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो क्या कलर होगा, है ना, हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो क्या कलर होगा, ओके। तो न्यूक्लिएटेड है, नॉट लाइक आरबीसीज, आरबीसीज की जहां हम बात करते हैं वहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं था, यहां पर न्यूक्लियस है, इसकी मात्रा थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू आरबीसीज। आरबीसीज में हमने बोला था 5 to 5.5 मिलियन, यहां पर हम बोलते हैं 6,000 to 8,000 WBCs per millimeter cube of blood, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक, पर मिली, तो इनका लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कम होता है। इसका डिवीजन देखो कैसे हम डिवाइड करते हैं ल्यूकोसाइट्स को, तो ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करते हैं दो सेक्शन में। आरबीसीज के कोई टाइप नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसीज को हम डिवाइड करते हैं। और हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात कहता हूं मैं कि
जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग होता है ना। तो अगर हम WBCs को भी क्लासिफाई कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम WBCs को इस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि भाई ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्युलोसाइट बोल दो, अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल देंगे इसे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देख लो, ठीक है, देख लो, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब देखेंगे, ठीक है। देखो, तो ये इतना पार्ट हम कवर कर चुके। Erythrocytes are RBCs most abundant of all, a healthy 5 million to 5.5 million पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होगा, बाइकॉनकेव होंगे, रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्ट करेगा ये रेस्पिरेटरी गैसेस का, 120 दिन की लाइफ स्पैन। डिस्ट्रॉय होगा कहाँ पर, स्प्लीन में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन नहीं होगा, स्पैन कितना है, 6000 से 8000 पर एम ऑफ ब्लड, ये इसका नॉर्मल वैल्यू हो गया। शॉर्ट लिव्ड, जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब ग्रेन्युलोसाइट्स, granulocytes are further divided into, फर्स्ट, सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन से सेल देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स विच इज मोस्ट अबंडेंट, न्यूट्रोफिल्स विच इज मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट कितना, मोस्ट अबंडेंट तो ठीक है, लेकिन कितना, 60 to 65% जो है वो न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होता है, ओके, WBCs में। और सेकेंड थिंग इज बेसोफिल, बेसोफिल विच इज लीस्ट, सबसे कम है ये, लेकिन कम तो कितना, 0.5 to 1%, ओके, 0.5 to 1%। एंड थर्ड बट लास्ट, थर्ड वन इज यूसिनोफिल्स। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। इसिनोफिल कितना, 2 से 3%, बस 2 से 3%, ओके। अब इनके अपने अपने काम है, इनके अपने अपने काम है। देखो जरा, न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल जो है हमारा वो क्या है, फेगोसाइटिक इन नेचर है। न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइटिक इन नेचर, फंक्शन क्या है, फेगोसाइटिक इन नेचर। तो फेगोसाइटिक इन नेचर मतलब कोई भी पैथोजन अगर आएगा बॉडी में तो ये उसको किल नहीं करेगा, खा जाएगा, ठीक है, उसको किल नहीं करेगा, खा जाएगा। तो दैट इज वाई दिस सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर। एक और सेल हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एक ग्रेनुलोसाइट पे पढ़ेंगे, वो भी फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, ठीक है, वो भी फेगोसाइटिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट इज बेसोफिल। तो बेसोफिल का क्या फंक्शन लिखेंगे आप लोग, बेसोफिल रिलीज करता है कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ केमिकल्स, जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हेपेरिन, ठीक है, ठीक है, हेपेरिन, ये तीन चीजें। अब एक एक करके इनका फंक्शन पढ़ो। सेरोटोनिन और हिस्टामिन की जहां तक बात है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन की जहां तक बात है, तो दे आर रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, या फिर सरल शब्दों में अगर कहें तो एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान आपको ये रिलीज होंगे। आप देखते हैं क्या कि जब भी किसी पर्सन को एलर्जी होती है, तो देयर आर सिम्टम्स, जैसे उसे छींक आने लगेगी, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर रीजन पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर आप देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती है, इचिंग होगी, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कफ हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको बॉडी में, ये क्यों दिख रहे हैं? एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से तो दिख रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है इस दौरान? सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है। और उसी एलर्जिक रिएक्शन को कोप अप करने के लिए आप एंटीहिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है। हेपेरिन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हेपेरिन इज, आप देखते हैं जैसे ही आपकी बॉडी से ब्लड निकलेगा, वो क्लॉट होने लगता है, एंड द प्रोसेस दैट इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट्स। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, बॉडी में तो ब्लड मूव कर ही रहा है। ऐसा क्या है रीजन कि बॉडी के अंदर तो ब्लड क्लॉट कर रहा है, बॉडी के अंदर तो ब्लड मूव कर रहा है, लेकिन बाहर आते ही क्लॉट हो जा रहा है? अंदर क्यों नहीं क्लॉट हुआ है? क्योंकि बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट इज हिपेरिन, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट इज, क्या इतना लिख लिया है आप लोगों ने? ये नोट कर ले, ये इतना नोट कर लिया है आप लोगों ने? आगे बढ़े। हेलो, ये नोट कर लिया है आप लोगों ने? आगे बढ़े, देख लो। क्या इतना नोट हो गया? अगर नोट हो गया तो एक बार डन बोल दो, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। समझ आ गया है, नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट स्टार्ट किया हमने, जिसमें हमने बात की कलरलेस और न्यूक्लिएटेड होंगे, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। 6 से 8 हजार का नॉर्मल वैल्यू, 6 से 8 हजार का नॉर्मल वैल्यू रहेगा। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में हमने इसे डिवाइड किया है, तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, डन, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में हमने 3 सेल्स पढ़े, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, ठीक है। इनके अपने अपने फंक्शंस देखे हमने, ठीक है, इनके अपने अपने सेपरेट फंक्शंस देखे, और देन वी डिस्कस्ड कि भाई ये ए ग्रेनुलोसाइट देखते हैं जरा। ए ग्रेनुलोसाइट में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं, दो ही सेल्स जनरली देखोगे, एक तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इजी है। मोनोसाइट का क्या फंक्शन है? मोनोसाइट, एम फॉर मॉन्स्टर मैं बोलता हूँ, एम फॉर मॉन्स्टर, और ऐसे याद रखना, एम फॉर मोनोसाइट, ठीक है। तो मॉन्स्टर सेल क्यों है? बिकॉज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो यहां भी, ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह, अगर बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ जाएगा, फॉरेन पैथोजन आएगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो ये उसको मारेगा नहीं, खा जाएगा, ठीक है, मारेगा नहीं, खा जाएगा, सिंपल। देन कम्स सेकेंड वन। तो सेकेंड वन इज यही लिख देते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होंगे, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स।
ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स देखेंगे हम, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है, पहला वाला, जो बी लिम्फोसाइट है, इसका क्या काम है, जब भी आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई फॉरेन पैथोजन आएगा, तो बी लिम्फोसाइट इज द वन विच विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट मेक्स एंटीबॉडीज, फाइन, मेक्स एंटीबॉडीज, एंड T lymphocytes T lymphocytes are T lymphocytes are helper cells। तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, helps in making helps in making helps in making antibodies helps in making antibodies। फाइन, अब देख लो, इतना पार्ट क्लियर है। तो देखो, प्लेटलेट्स, नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है, नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगा प्लेटलेट्स का, तो नॉर्मल वैल्यू जो प्लेटलेट्स का रहेगा वो रहेगा 1.5 लाख टू 3 लाख, 1.5 लाख टू 3 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, ठीक, तो ये है प्लेटलेट्स के बारे में। हम ऑलमोस्ट पूरा ब्लड डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड ब्लड, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा में हमने पढ़ लिया प्रोटीन पार्ट, वाटर पार्ट, ठीक है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स।